सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ ही देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिताब कर रहे थे और ख़ासी तनकीद हुकूमत के हवाले से की जा रही थी। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लगारी साहब से बात करते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। लगारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जो कहना था इस वक्त जो सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को और जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म का 2 दिन पहले खिताब था उस खिताब को लेकर के वो तैयारी नहीं थी, उसको लेकर बहरहाल उन्होंने ख़ासी तनकीद की है। तो ये तनकीद ये तमाम तर अमल पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन जो अमली इक़दामात है जिसकी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाना है वो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन के बाद किसी भी तहरीक को, किसी भी इस्तीफ़ों के ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि 31 जनवरी को खुद वज़ीर आज़म चले जाएँ। नहीं, मेरे ख्याल है कि ये बातें बड़ी हद तक क्लियर थी। आपके सामने कई मकामात पर मैं भी कह चुका था कि ये उस यकीन दहानी तक के अब हुकूमत का ख़ात्मा या वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा यकीनी हो गया है, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े के ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेगी। क्या मोबिलाइजेशन इस हद तक हो गई है कि लगे कि जनाब इमरान खान साहब जाने वाले हैं? ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त तक नहीं लग रही है। अच्छा। अपोजिशन आगे जाकर क्या मोबिलाइज करती है? कल मर्दान में जलसा हुआ, उसके बाद और जलसे होने हैं, क्या इससे मोबिलाइजेशन होती है? क्या इससे और आगे प्रोग्राम जाता है? यकीनन अगर ऐसा माहौल बनता है और इनकी अपनी कमज़ोरियाँ रोज़ ज़ाहिर होती हैं, यानी ये बात वज़ीर आज़म की क्या बात हुई कि 2.5 साल के बाद आप कह रहे हैं कि जनाब वो जो जिसकी तैयारी ना हो वो तो हुकूमत संभाली नहीं, हमसे गलती हो गई, ये हमने हुकूमत संभाल ली थी, तैयारी तो थी नहीं हमारी। और उससे पहले लगातार ऐलान होते रहते कि जनाब हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, हम सब कुछ आते ही ठीक करते हैं। उसकी वजाहत लगारी साहब वो कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर बनाया जा रहा है, मीडिया पर पूरे प्रोग्राम हो गए। उनके कहने का मकसद है कि जब वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो मौजूदा हालात जो हैं वो इदारों की, ख़जाने की, चीज़ों की, जिस तरह से जो बाइडन को ब्रीफिंग दी जा रही है वो ब्रीफिंग नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, उसकी तैयारी नहीं थी। तो वो बयान उसके बाद वज़ीर आज़म के तर्जुमान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उसकी वजाहत दे रहे हैं कि कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये नहीं है। कहने का मकसद जो भी है मुदस्सर, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म को पहले ही जब ये वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि तमाम सेक्रेटरी आकर उनको बाकायदा ब्रीफिंग देते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं, और कोई ऐसा महकमा नहीं होता है जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग ना दे। और उसके बाद आपको याद है, अच्छी तरह से हमें भी याद है, वज़ीर आज़म गए थे, GHQ गए थे और वहाँ पर बहुत मुतमैन थे। वहाँ पर उन्हें एक एक चीज़ की उन्हें ब्रीफिंग दी गई, सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। और ये क्या नई बात है उनके लिए? और उनकी जब मिनिस्टर्स ने जाकर वजारतें संभाली हैं तो वजारतों ने अपने अपने सेक्रेटरियों को बुलाकर उनसे ब्रीफिंग ली। ये पाकिस्तान में ट्रेडिशन है, ये मैंने खुद देखा है कि वज़रा किस तरह ब्रीफिंग ले रहे होते हैं। ये ब्रीफिंग होती है, ये कहना ही गलत बात है कि ये हमें पता ही नहीं था, हमें ब्रीफिंग नहीं दी, हमें तो 2.5 महीने ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी। तो आप 2.5 महीने लेते ब्रीफिंग, किसने मना कर दिया था? आप रोजाना लेते। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे आप 50 दफा समझने की कोशिश। ये कह सकते हैं वज़ीर आज़म कोई ना कोई बारूद मुहैया कर देते हैं अपने खिताबात के जरिए अपोजिशन को, और फिर अपोजिशन जो है वो अपने बयानात में, अपनी तकारीरों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के लिए ही खड़े कर देते हैं। लेकिन सवाल सर वहाँ पर है कि अगर आपका ये तज्जिया आज से करीब को 15-20 दिन पहले भी आप प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि अभी वो मोमेंटम इस्तीफ़ों का नहीं है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह सोच रही, पीपल्स पार्टी इस तरह सोच रही है कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, सेनेट के इलेक्शन के बाद के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। आपका तज्जिया 20 दिन पहले भी यही था जो आज है, लेकिन इस बात का इदराक मौलाना फजलुर रहमान साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी जल्दी में है। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर फजलुर रहमान साहब को कहा कि वो होना चाहिए कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन को इस्तेमाल, वहाँ फिर क्यों इतनी तेज़ी है सर? मुझे नज़र आ रहा है जो चीज़ें, देखें इमरान खान अब भी अक्सरियत में नहीं चले जाएंगे। उनके सामने जो अक्सरियत हमें नज़र आ रही है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। इनको अब क्या मिलेगा? पंजाब से कुछ सीटें मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए कि पंजाब में बड़ा शेयर, बिल्कुल इक्वल शेयर जो होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी होगा, और उनको भी इतनी ही सीटें मिलेंगी PMLN जितनी। PMLN को और तहरीक इंसाफ को तकरीबन एक जैसी सीटें मिलेंगी, और खैबर पख्तूनख्वा में सीटें जो हैं वो PTI को मिलेंगी।
باقی بلوچستان میں بی اے پی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور اگرچہ انہوں نے بی اے پی کو ڈکٹیشن دینی شروع کی ہوئی ہے، لیکن وہاں پارٹی میں ریزنٹمنٹ موجود ہے کہ وہ اپنے سینیٹر کھڑے کریں گے، وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو باقی سندھ کا معاملہ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ایک سینیٹر کی سیٹ مل جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، اور باقی سیٹیں جو ہیں میکسیمم سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی اور اگر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل جاتی ہیں تو 2 سیٹوں کی طرف توجہ ان کی ہوگی کہ جناب ہمیں مل جائیں، لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا میدان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پر اپنی بڑی لیڈرشپ کو لے کر آتی رہی ہے، ہمیشہ اس طرح سے اس کی کوشش رہی ہے کہ اور جو پنجاب سے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ ان کو یہاں پر ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ بالکل ایک دیکھنے کی بات ہوگی، لیکن کسی بھی معاملے میں لیکن ایک چیز لغاری صاحب بڑی ایک اہم پوائنٹ پہ بات کی تھی زرداری صاحب کے، جو خبر دی جا رہی تھی ان کے ذرائع سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مل کر پی ڈی ایم یہ الیکشن لڑے تو 15 سے زائد سیٹس جیت سکتے ہیں پی ڈی ایم۔ تو پھر اگر 15 سے زائد سیٹس کے اس کا مطلب ہے کہ بڑی پار ہو جائے گی پورے پاکستان کی اسمبلیوں میں، تو وہاں تو وہ اس طرح سے کھیلنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب، لیکن باقی پی ڈی ایم شاید اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ نہیں، وہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ آپشن لیں تو اگر نیکسٹ آپشن ہمارا بنتا ہے تو ہم کے پی سے کچھ سیٹیں لے لیں گے اور پنجاب کی سیٹیں ملا کر ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ یہ بات شاید پی ایم ایل این کو بھی سمجھنے کی ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ ابھی بھی دیکھنے کا ہے، لیکن اگر یہ ماحول اس سے پہلے الیکشن سے پہلے یہ بن جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ آ جاتا ہے اور وہ الگ ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے نا، اگر ایم کیو ایم یا پی ایم ایل کاف جو ہے مسلم لیگ کاف کا قائد اعظم جو ہے وہ اگر وڈرا کر دیتی ہے سپورٹ تو ویسی حکومت نہیں رہتی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور یہ لگے گا کہ جناب اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے تو پی ٹی آئی کی وہ صورتحال بھی نہیں رہے گی۔ صحیح، تو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی چیزیں آسان نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کو بھی ناراض نہیں تھا یہاں پر بھی سینٹ کے لیے، اور پھر کاف لیگ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کو راستہ نکالنا ہوگا انہیں پنجاب میں، اور بی اے پی کے ساتھ مل کر الیکشن کیسے لڑنا ہے بلوچستان میں یہ بھی خاصا مشکل ہے۔ ایک کے پی کے ہے جس میں ان کے پاس میجورٹی ہے، وہاں پر وہ اپنے کھل کھیل سکتے ہیں، لیکن باقی صوبوں میں شاید ایسا نہیں ہے ممکن۔ لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ گئے، ایک اور بڑی اہم خبر ہے، کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ کسانوں کے لیے ڈی اے پی کی کھاد پر 1000 روپے کی جو سبسڈی ہے اسے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات پہ بھی بات کرتے ہیں اپنے نمائندے کے ساتھ بات کر کے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے مالی شراکت داری سے معذرت کے سبب ملک بھر میں اب کسانوں کو ڈی اے پی کی کھاد کی خریداری پر جو 1000 روپیہ پر بیگ ریلیف تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود بخاری صاحب، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ بخاری صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں اعلان کیا گیا ہے اور اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کسانوں کے لیے، کیونکہ ڈی اے پی تو ایک سب سے بنیادی چیز ہے کسی بھی فصل کے ابتدا کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی دراصل اقبال میں انتہائی شکر ہوں آپ کا اور لغاری صاحب کا بھی کہ آپ نے اتنے اہم ایشو پہ جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ حکومتوں کی کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہا، اور بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں، جو اس کی تکالیف ہیں، ان کو جو ہے ان کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کی جون کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا، جس طرح باقی شعبات کو انہوں نے سبسڈی بخاری صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی آواز کی ڈسٹورشن آ رہی جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، پنجاب حکومت نے وفاق سے کم از کم 40 لاکھ بوری جو ڈی اے پی ہے اس کے لیے کہا تھا، درخواست کی تھی، لیکن سندھ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا تھا، کوئی ایسا میکانزم ہی نہیں تھا۔ وفاق کی جانب سے 700 روپے اور صوبے
300 रुपए पर बैग की ये सब्सिडी का ये प्लान था, लेकिन फिर उसके बाद वजारत ख़जाना ने 70% शराकतदारी के तनासब से अरबों रुपए की सब्सिडी के बोझ से बचने के लिए स्कीम को मंजूर ही नहीं किया। यानी कि एक तो सूबा आ ही नहीं रहा था, दूसरा सूबे ने खुद दरख्वास्त की, वजारत ख़जाना ने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। बहरहाल नुकसान तो बहुत ज़्यादा इसलिए होगा कि जो फ़ायदा होने जा रहा था, जिसका आगाज़ ही होना था, वही ख़त्म हो गया। जी देखें, जैसे महबूब बुखारी साहब कह रहे हैं, असल बात यह है कि हमारी तरजीहात में ज़राअत कभी शामिल नहीं रही है हमारे हुक्मरानों की। जब से इन्होंने ज़राअत को नज़रअंदाज करना शुरू किया है, वो ये क्या हुआ है कि आप पहले एक्सपोर्ट करते थे और बाकायदा आपकी कारपोरेशन होती थी, काटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन। अब आप काटन इंपोर्ट करते हैं। आप उन बदनसीब मुल्कों में हैं जो सबसे बड़े काटन ग्रोअर थे, और एक ज़माना वो था कि जब हम सबसे ज़्यादा काटन ग्रो करते थे। अब जो है हम इतनी भी नहीं ग्रो करते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। और फिर हम कहते हैं यार हमें टेक्सटाइल सेक्टर में और आगे जाना चाहिए, तो कैसे आगे जाएंगे आप? नंबर 1 सर, हमारी ज़मीनों पर यही तो मसला है कि गन्ने की काश्त इतनी हो गई है कि जो कपास के इलाके थे जनूबी पंजाब के, वो भी अब गन्ने की काश्त में हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। बुखारी साहब से रब्ता हो गया। जी बुखारी साहब, आप कुछ बता रहे थे सर। जून में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तबकी सेक्टर्स को जो है सब्सिडी दी, जिसमें जो सनतें हैं उनको रिलीफ दिया और बाकी जो वहीं उन्होंने 1000 रुपए की खाद जी बुखारी साहब से राब्ता जो है वो आप मौक़िफ़ आ गए। यकीनी तौर पर अब इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये जिस किस्म की सब्सिडी के हवाले से ये मंसूबा बनाया गया था, वो मंसूबा चलने से पहले ही ख़त्म हो गया है। तो इसका जो है आगाज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर ज़राअत नहीं है, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म बार बार गुज़श्ता 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि अगर ज़राअत पर तवज्जो हो तो शायद पाकिस्तान सबसे बेहतर तौर पर अपने माली हालात को। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।